नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह। चमोली आपदा अपने साथ कई सवाल और सबक लेकर आई है। हिमालय ग्लेशियर का अध्ययन और लगातार मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। किस तरह से ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको हम कम कर सकते हैं और इनसे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, इस सब पर बातचीत की ज़रूरत है। इस पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी। तो एक बड़ी आपदा इस समय उत्तराखंड देख रहा है और महसूस कर रहा है। आप भी चमोली गए इस आपदा के बाद, तो आपको क्या लगता है ये जो चमोली की आपदा है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं अपनी बात को यहाँ से शुरुआत करूँगा कि हमने इस दुनिया को बनने के बाद बहुत कुछ समझा होगा। विज्ञान कई शिखरों को छू चुका है, लेकिन मेरा भी मानना है कि हम प्रकृति के विज्ञान को आज तक नहीं समझे। और प्रकृति की बहुत इंट्रिकेसीज होती हैं, बड़े ये गहराई है इसमें, जिसको समझने में हम हमेशा से असफल रहे। अब इस आपदा को देखिए, इस आपदा में और केदारनाथ की आपदा में दोनों में कई तरह की समानताएं हैं। अगर आपके याद होगा तो केदारनाथ की त्रासदी भी एक ऐसे समय पे आई थी जब एकदम हम अनएक्सपेक्टेड था कि अचानक तैयार बड़ा नहीं थे जला, हम तैयार नहीं। तो दूसरी बड़ी बात जो आप उसमें देखिए कि चोराबारी वो जो बांध था वो टूटा, बहुत वर्षा उस समय पड़ी थी, और जो वहन करने की शक्ति होती है किसी भी वाटर बॉडीज की, उसका धैर्य टूटा था जी। और वही उसने एक साथ तीनों चीजें एक साथ कंबाइन की। और उस समय बारिश भी पड़ी, बहुत हैवी रेंज पड़ी थी 3 दिन लगातार। उसका ये दुष्परिणाम था। इधर अगर आप देखें तो 2 दिन पहले ही एक बहुत ज़्यादा बर्फबारी उस इलाके में पड़ी थी, पूरे राज्य के अन्य कोनों में हिमालय पड़ी थी। वो एक बड़ा मास था बर्फ का जो चोटियों में वो जमा हुआ था। लेकिन क्योंकि इस समय की जो बारिश होती है, स्नोफॉल होती है जी, वो कभी स्थायी नहीं होती, उसको तुरंत पिघलना है, क्योंकि गर्मी पड़ जाती है, वही बर्फ स्थायी ग्लेशियर बनती है जो नवंबर दिसंबर के आसपास पड़ती है, क्योंकि उसको समय मिल जाता है ग्लेशियर बनने का। वो इसको अवसर नहीं मिला, तो वो जो तमाम इतना बड़ा भार था उसने पिघलना शुरू किया और वो एक तरह से स्लिप किया जी। वो जो स्लाइड जिसे कहते हैं, उसने कुछ जैसे कि खबरें वैज्ञानिकों की आ रही हैं, उसने एक ग्लेशियर के छोटे टुकड़े को भी और तमाम मलबे को लेके एक साथ नीचे पहुंचा दिया। तो इसलिए ये 2 समानताएं हैं, 2 सबक हैं जो एक ही पहलू के हिस्सा हैं जी। तो ये बात, सवाल ये है कि प्रकृति को न समझने की भूल का ये दुष्परिणाम है जी। क्योंकि इसका एक बड़ा जो संदर्भ है वो इस रूप में है कि अगर हम प्रकृति को और प्रकृति के विज्ञान को समझते होते तो शायद हम पहली गलती ये शायद नहीं करते कि हम किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को मुहासे पे बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे लगता है सरकार ने अभी निर्णय भी लिया है, जो मुझे जहाँ तक खबर है, कि वो एक दूरी, एक समानता, एक सुरक्षित दूरी बनाकर इस तरह की योजनाओं के बारे में सोचेंगे, जिसका मैं स्वागत करता हूँ। और इस समय ये भी कि जो ग्लेशियर्स हैं, हमारे पास कई संस्थान हैं जो ग्लेशियर्स को समझते हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा पढ़ने की, समझने की, लगातार मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, जिससे कि हम जो उच्च हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोग भी हैं, या कहें कि वहाँ के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, या क्योंकि हम समझ तो सके कि ग्लेशियर का मिजाज कैसे समय के साथ बदल रहा है। देखिए, 2006 के आसपास वैसे ये एक बहस और बातचीत हुई थी जी कि हम ग्लेशियर के अध्ययन को करें और इस पर निरंतर हमारी नज़र बनी रहे जी। ऐसे ही 2010 में एक निर्णय भी लिया गया था कि हम एक प्राधिकरण बनाएंगे ग्लेशियोलॉजी को लेकर के। लेकिन होता क्या है कि जो मुझे लगता है कि नीतिकारों की शायद वो प्राथमिकता नहीं बन पाती, कई तरह के दबाव दूसरे प्राथमिकता बन जाते हैं। लेकिन ये भी एक हमारा कहीं ना कहीं हमारी भूल है। मतलब प्रकृति को आपको प्राथमिकता देनी ही चाहिए जी। क्योंकि अगर आप प्रकृति को प्राथमिकता नहीं देंगे तो आप ढेर सारे नुकसानों को आप जो उठा रहे हैं वो
उससे तो उसकी तुलना में अगर वो प्राथमिकताएं हो जाती तो शायद हम इस तरह की चीज़ों को समझते हुए इतने तरह के बड़े नुकसानों को नहीं लेते जी। एक बात और समझनी चाहिए, अब ये कई तरह से इसके इंटरप्रिटेशन आते हैं कि देखिए ये प्राकृतिक आपदा थी, इसमें हमारे कोई दोष नहीं है। नहीं, मैं नहीं इसको मान पाता। वो इसलिए नहीं कहता हूँ कि पहली बात है, इसको दो फैक्टर हैं इसमें, एक ग्लोबल फैक्टर है और एक लोकल फैक्टर है। आप ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज का सीन है जी, उसको समझने, और मैंने फिर कहा प्रकृति के विज्ञान को नहीं समझते क्योंकि वो उसकी ना जानने की कोई ललक है ना पहल होती है, तो अगर तो उसका विज्ञान समझते हुए हम ऐसे निर्णय लेते ही नहीं। तो अगर फिर भी हम ये मान लें कि ग्लोबल के उस फैक्टर को भी आप किनारे रख देते हैं, नकार देते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक आपदा आनी है या वो अगर आपके नियंत्रण में भी नहीं है, एक बार मान लेते हैं, पर आपके नियंत्रण में ये तो है ना कि आप उसके मुहासे में कोई बैराज या बांध ना बनाए। मेरे ख्याल से चमोली हादसे के बाद एक बार फिर इस पर संजीदगी से विचार किया जा रहा है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज जैसे इशू हैं वो पूरे देश के लिए इस समय उस पर काम भी किया जा रहा है, बहुत सारी नीतियां भी बनाई गई, पर इसका असर हिमालयी क्षेत्र पर ज़्यादा पड़ेगा। इस लिहाज से भी हमको क्लाइमेट चेंज को समझना पड़ेगा कि हिमालय पर इसका असर पड़ रहा है। जो जलवायु परिवर्तन है या ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर का सिकुड़ना या मौसम में जो पैटर्न में बदलाव आ रहा है कि इस बार की जनवरी बहुत गर्म रही, 6 दशकों में सबसे ज़्यादा गर्म जनवरी मानी गई और फिर बर्फबारी नहीं हुई, बहुत कम हुई। तो ये सब चीज़ों पर हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत, मुझे लगता है कि अब हमारी जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो इस रूप में होनी चाहिए कि हम पूरे हिमालय से संदर्भित मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड उसका एक हिस्सा हो सकता है कि पूरे हिमालय में जलवायु परिवर्तन या जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे हैं, इसको लेकर एक गंभीर चैप्टर की शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इसी तरह उत्तराखंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ जहाँ ग्लेशियर है या संवेदनशील क्षेत्र है जी, इन सब के लिए अलग तरह से बदलते मौसम के लेकर के ग्लोबल वार्मिंग को लेके बड़े गहन अध्ययन इस तरह से होनी चाहिए। जब आप मौसम की जानकारी एकत्रित करके बांट सकते हैं तो अगर आप जरा पैने हो जाएं, और पैनापन जो अभी आपने अलार्म सिस्टम की बात कही, तो कम से कम अगर हमें ट्रेंड पता चले कि इस बार जनवरी में बहुत गर्म हुआ जैसे आपने कहा औसतन और सालों की तुलना में, तो ये पैटर्न अगर समझ में आता होता तो हम उसमें उस पैटर्न के आधार पर कुछ निर्णय ले सकते थे जी। और अगर उस पैटर्न के आधार पर निर्णय होते, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं उस पैटर्न के आधार का। देखिए अगर हमें ये पता चलता होता, हमारे पास एक ये सूचना होती कि ऐसा संभव है, तो शायद हम कुछ बड़े कदम उठाते। वो जो टनल में फंसे हुए लोग थे, हम कहते कुछ समय के लिए आप काम रोक दीजिए। एक जितने वो जो बैराज बना है उसके कई गेट बंद थे, एक गेट खुला था, तो हम वो सारे गेट खुले रखते तो पानी सीधे जाता। पर क्योंकि ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है और इसके आधार जो होते हैं वो विज्ञानी होते हैं, तो अगर हम इस तरह की चीज़ों को एक सिस्टम डेवलप हो जिसका बेस हमारे ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट जैसे मुद्दों को पर आधारित हो, तो आप ये मान के चलिए कि हम बहुत सी चीज़ों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं जी, जो होना चाहिए। और ये भी कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जैसे रैनी गांव, गौरा देवी का गांव चिपको आंदोलन के लिए, उस गांव में बहुत मतलब लोग दहशत में आ गए या वो सहम गए एक तरह से, लेकिन जो लोग जहाँ रहते हैं वो अपने आसपास की प्रकृति को, जंगल को, पहाड़ को बखूबी समझते हैं। ऐसा भी है क्या कि अब लोग ज़्यादा नदियों की तरफ, क्योंकि आपको सड़क से बाज़ार से जुड़ना है अपनी आजीविका के लिए, अब ज़्यादा उस प्रकृति के विज्ञान को, जैसे पहले पहाड़ पे ऊंचाई पे गांव होते थे, जिससे आपदा आए तो नुकसान लोगों को कम होता था, स्थानीय लोगों को कम होता था, कहीं उसमें भी कुछ? देखिए ऐसा है कि हमने असल में सारे रिश्ते, सच बात यह कि हमारी नीतियों ने जी रिश्तों पर दरार तो पैदा की है, क्योंकि शायद आपके संज्ञान में हो,
ये नंदा देवी बायोस्फीयर भी है। जी बिल्कुल। और नंदा देवी बायोस्फीयर में तमाम लोगों के हक हकूक, तमाम लोगों की जो वनों पर निर्भरता है उसको समाप्त किया गया। तो मैं उस क्षेत्र में काम भी कर रहा हूँ, मैं और मेरे साथी हैस्को वहाँ पे कार्य कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सी आवश्यकताएं जो वनों पर निर्भर थीं, उसको तो जब तोड़ा जाता है तो फिर स्वतः है कि लोगों का एक लगाव पर सवाल पैदा होता है। जी। एक चीज फिर आपको तो स्वीकारना ही पड़ेगा, दुनिया में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की धरती ही रैनी थी, और वहीं से सारी दुनिया में गौरा देवी जो है वो उसी धरती पर जन्मी थी और उन्होंने आंदोलन को एक अलग दिशा दी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग, आपदा और प्रकृति, देखिए इसे मान लेना चाहिए कि वहाँ के लोग या गांव के लोग प्रकृति के अंदर ही पैदा होते हैं और वहीं सब कुछ उनका जीवन पूरा एक उसके साथ जुड़ा होता है। वो न चाहते भी उसकी रक्षा करते हैं। जी। जो ये बड़ा हम अक्सर कहते हैं कि गांव अब नहीं जाते हैं, बात सही भी है। जब जंगल में आग लगती है या बहुत सी चीज़ें होती हैं तो नहीं करते। ये इसलिए है कि हमने रिश्ते खत्म किए, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी महिलाएं बड़ी संवेदनशील होती हैं। जी। वो उस वनों को जिसको परिवार मानती हैं, जहाँ जंगल लकड़ी कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, उसके बावजूद भी कि उनके अधिकार अब वो नहीं बचे, लेकिन फिर भी वो उस पर जाती हैं। लेकिन हमें अब सबको एक बात सोचनी चाहिए, अगर आप पिछले 50 सालों की आपदाओं का, तमाम आपदाओं का सर्वेक्षण कर लें तो आपको लगेगा 90% सीधा बड़ा नुकसान गांव के ही हिस्से में पड़ता है। जी। और गांव के हिस्से में पड़ता है। उस आपदा जो आती हैं वो कहीं पूरे उनकी जो पारिस्थितिकी है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता उन्होंने स्वयं खड़ी की है, उस पर सीधे प्रहार हो जाता है। और आप भी रैनी गांव गए और होकर आए, आप लोगों से मिले, बातचीत की। जो आपदाएं हैं वो उनकी आजीविका पर भी, क्योंकि उनकी खेती, उनके पशु, उन पर भी असर पड़ता है। देखिए ऐसा तो अब की बार हुआ है, प्रभु की कृपा ये रही है कि जो जलजला आया, वो जलजला एक ऐसे रास्ते आया था जिसमें रैनी गांव का प्रभु की कृपा से बहुत बड़ा हिस्सा बच गया। जी। क्योंकि अगर किन्हीं कारणों से रैनी गांव और नीचे होता तो देखिए वो पुल उड़ गया, आवाजाही बंद होगी, खाने पीने के संकट आ गए। जी। लेकिन ये जलजला बहुत बड़ी घटना भी कर सकता था। तो ये समझ गांव की थी। अब देखिए गांव की समझ ऊपरी इलाकों में, नीचे इलाकों में फिर भी अलग है। ऊपरी इलाकों में ज्यादातर लोग और ऊंचाइयों में बसते हैं। देखिए उसके बगल में एक रैनी गांव था, एक सलधार था। सलधार गांव ने मुझे बताया, गांव के लोगों ने, कि जब ये जलजला आ रहा था हमें लगा था कोई बड़ा आक्रमण, विदेशी आक्रमण हो गया। ऐसा लगा जैसे कई हवाई जहाज ऊपर से उड़ रहे हैं। अच्छा, और उन्होंने जैसे देखा कि ये क्या आ रहा है, उन्होंने भी अपने घर छोड़ छोड़ के और पहाड़ों पर ऊपर चढ़ गए। जी। उन्हें लगा कि शायद आज हम भी जाते हैं। लेकिन देखिए उनके विज्ञान को समझिए, उनका जो नॉलेज है विज्ञान था, हमें कहाँ पे लोकेट होना, कहाँ। उन्होंने दोनों गाढ़ गधेरे देखे थे, उन्होंने ऋषि गंगा भी देखी थी, धौली गंगा भी देखी थी। तो वो कम से कम उससे काफी ऊंचाई पर उन्होंने अपने को लोकेट किया था। अगर वो नजदीक होते तो वे बड़ा वो बनते। तो इसलिए, लेकिन फिर भी अगर आप रैनी को आज देखें, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय तक, आज से 30 साल से पहले तक उस गांव में आना जाना रहा है। जी। सलदार में खास तौर से तो रैनी से नज़दीकियाँ रही हैं। मेरठ है, तपोवन है, ये स्थल ही रही हैं हमारे, जब बहुत आवाजाही रहती थी हमारे साथियों की, हमारी। अब आप देखिए, आपने पूरा तंत्र जो है, जो एक इकोसिस्टम होता है एक किसी जगह का, जहाँ पे मनुष्य होते हैं, जानवर होते हैं, उनके खेती बाड़ी होती है, उस तंत्र इतना वो बिखर गया है। जी। और इसका असर लोगों पर तो है ही, लेकिन जो नदियों का इकोसिस्टम है, नदी के जो जलीय जीव हैं, उनके लिए भी मछलियां बहुत सारी मारी गई। सब कुछ एक तरीके से चला जाता है। अब इस पूरी घटना में
मैं ये बात मानता हूँ कि स्थानीय दोष को अगर ढूंढा जाए कुछ की कहाँ पे गलती हो सकती है, तो वो मैं उसको उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता जितना ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जिसने ये परिस्थितियां पैदा कर दी कि बर्फ पड़े ना, बारिश टाइम पे ना पड़े, और जो गिरे बर्फ तो उसके ये हो, गलती ये हो सकती कि बैराज और बांध को हमेशा इस तरह के नज़दीकियों पे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपदाएं जब इस तरह की आती हैं तो राज्य सरकार को ज़्यादा झेलना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं उनके लिए। तो ज़्यादा है कि अगर वो एक ठोस निर्णय ले, मेरा भी मानना है जी कि जब केंद्र सरकार से इस तरह की योजनाओं की बात होती है तो राज्य सरकार को अपनी तरफ से गंभीरता दिखाते हुए अपने स्तर पे विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अंततः ये सवाल राज्य सरकार से ही सब लोग खड़ा करते हैं। नहीं, और ये आम जिम्मेदारी भी है, हम कैसे मतलब लोगों तक क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को अगर हमें इस पर काम करना है तो हमें लोगों को वो विकल्प भी देने पड़ेंगे कि किस तरह से आप अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर पाते हैं। तो इसको मास अवेयरनेस में मतलब लोगों जन सहभागिता की जरूरत है इस तरह के इशू में। दोनों तरह की आवश्यकता है। देखिए, जन सहभागिता इस बात को लेके कि आप ऊर्जा का कम से कम उपयोग करें और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे पर हवा न दें। जी, दूसरी बड़ी बात यह है कि जब हम अपनी ही स्तर पर, देखिए मैंने कहा ना, लोकल भी होता है, बिल्कुल लोकल फैक्टर होता है कि अगर ये परिस्थितियां हैं और आप लोकल रूप में सावधान हैं, स्थानीय रूप से, तो फिर आप उस तरह के निर्णय लेंगे। उदाहरण के लिए कि अभी एक बहुत बड़ा जो बहस होनी चाहिए और सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए कि अब देखिए, हम दोनों तरह के घटनाओं को देखते हैं। एक तरफ तमाम तरह की नदियां हमारे किसी काम की नहीं है। गंगा किस काम की, धौली गंगा किस काम की थी, बताइए, इन्हीं घटनाओं को देने के लिए। नहीं तो पूरे देश को एक इकोसिस्टम दे रही हैं। देखिए, उसका मतलब है कि स्थानीय लोगों का एक सवाल ये भी है कि नदियां हमारे किस काम की हैं। इस तरह की घटनाओं से उनको विक्षिप्त करने के लिए, उन्हें बिखेरने के लिए, या किसी काम का ना आते हुए इन पर बांध बना दिए जाए, उनको किया जाए। शायद एक साथ में जो बड़ी चिंता होनी चाहिए और बहस होनी चाहिए कि नदियां भी स्थानीय काम भी आए इनके जी, और साथ में ऊर्जा के सवाल भी इनसे जोड़ दिए जाएं। वो उस तरह से संभव है कि हम आखिर, अगर आप नेपाल जाएं तो नेपाल में 55 किलोमीटर की लंबी नहर लोगों ने नदियों से खींचकर और अपने सिंचाई और तमाम तरह की, और नदियों का इतिहास है इस देश का, जी। नहरों का, छोटी मोटी नहरों का। तो हम हिमालयी कैनाल नेटवर्क क्यों नहीं सोचते कि हम कहीं से भी नहर खींचें, पाइप लगाएं, आप रॉक को न छुएं, आप पाइप सिस्टम को यूज करें। वो नहर आपने धौली गंगा से खींचा, मान लिया उदाहरण के लिए, और उसको आपने एक खास ऊंचाई ले जाने के बाद ड्रॉप कर दिया। वो जो कोई गांव अगर बीच में पड़ता है, वो छोटा पावर स्टेशन लगाए और फिर पानी वापस गया, अपना इरिगेशन करे, फिशरीज करे, जो भी करे, फिर वो पानी आगे चलता चला जाए, फिर वहां से पानी ड्रॉप करिए आगे के लिए उस सोर्स से। तो इससे क्या होगा, स्थानीय फायदे होंगे और विकेंद्रित एक आपको वो मिलेगा कि आप विकेंद्रित ऊर्जा करते हुए आप अपना एक ग्रिड पर तैयार करिए। जी, पहले जैसे घराट हुआ करते थे, या इस तरह घराट की सबसे चीजें। बड़ा, मुझे लगता है कि अगर आज सरकारों को और नीतिकारों को किसी से समझना है तो घराटों से सीख सकते हैं। दूसरी शताब्दी की टेक्नोलॉजी आज भी क्यों जिंदा है, क्योंकि उसका प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरी करती थी। जी, ये आपकी स्थानीय संसाधनों को उपयोग करके स्थानीय एग्रो प्रोसेसिंग का हिस्सा थी जी। और स्थानीय मटेरियल से वो बनती थी। तो सब ये मिला जुला के इसमें स्थानीय तत्व बहुत था। आज बैराज को लेके, बांधों को लेके स्थानीय कुछ नहीं होता, सिवा कुछ कॉन्ट्रैक्ट और ठेके के। जी, ये भी है कि अगर हम ये जो आपदाएं हैं या जो हिमालय क्षेत्र के लोग हैं वही प्रकृति के असली संरक्षक हैं, तो उनको आजीविका उनकी बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, तो ताकि वो वहाँ रहें। ऐसा ना हो कि वो आपदाओं से डरें या अपनी जगहों को छोड़ें। वो अभी तक वहाँ हैं, वहाँ पे वो प्रहरी हैं असली, तो उनकी आजीविका के साधन को भी बेहतर करके हम प्रकृति का संरक्षण कर रहे होंगे। वही एक रास्ता है। सच बात तो यह है, चाहे आप जल ऊर्जा का काम करें, चाहे वनों पर आधारित रोजगारों करें, हमारी खेती बाड़ी दुनिया से अलग है, हमारे फल अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। जी। अगर हम उन पर केंद्रित हो जाएं और बेहतर आय के साधन खड़े करें तो निश्चित रूप से गांव के लिए ये एक बहुत बड़ा रास्ता बनेगा। वह संरक्षण
कि वो तमाम रास्ते अपने लिए भी तैयार करेंगे। और क्योंकि प्रकृति पर उनकी निर्भरता होगी, तो प्रकृति पर निर्भरता का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जिस संसाधन से वो आय पैदा कर रहे हैं, उसी संसाधन को संरक्षित करने के लिए भी वही आगे आ सकते हैं। हिमालय को बचना बचाना, और हम बार बार हिमालय दिवस में इस मुद्दे को खड़ा करते हैं कि हिमालय को बचाने के लिए हिमालय के ही लोग आगे आएंगे, और बाकी जो हिमालय को भोगते हैं उन्हें उनके साथ जुड़ना चाहिए, ताकि हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें जहाँ हिमालय है, नॉन हिमालय भी लोग हैं, लेकिन दोनों के ही लिए बड़ा सहारा है इसकी नदियाँ, इसके जंगल, इसके सब कुछ। और ये भी है कि ये जो घटना थी वो कई तरह से थी, इसमें ग्लेशियर भी है, हाइड्रोलॉजी भी है, मतलब कई सारे फैक्टर्स शामिल हैं। तो क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हम अगर मैनेजमेंट की बात कर देखें, कि आपदा प्रबंधन की बात देखें, आपदा के बाद उसमें सरकार ने बहुत तेजी दिखाई, बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम जो ये आपदाएं ना आए, जैसे कहते हैं डिजास्टर रिस्क को हम रिडक्शन उसको कम कर सकें, क्या उस पर भी काम किया जा सकता है? उसी पर ही ज्यादा काम होना चाहिए आज की तारीख में, क्योंकि अगर आप देखें करीब 75-96 करीब जो है प्रस्तावित हैं, कुछ बन चुके हैं बांध, खासतौर से मैं कह रहा हूँ, तो उन पर एक तो जो सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि इसकी अस्थिरता को देखते हुए, इस घटना को देखते हुए, वहां पे अवलांच गिरा, दूसरे छोटे बांधों में, बड़े बांधों में अगर कोई रॉक टूट के गिर गई तो, और इसी तरह की घटनाएं हो गई तो, एक तो इनकी सुदृढ़ता, इनकी स्टेबिलिटी पर एक गंभीरता से सर्वेक्षण होना चाहिए। मेरे पास इस तरह की खबरें हैं कि सरकार इस बारे में सोच रही है, वो बड़ा सवाल है। ये हमने शुरुआत से खड़ा किया है कि दूसरे जो इस तरह के जल भराव के जो हमारे वो है उनको करना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि हमारी पूरी नीति में, हमारे पूरी सोच में कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम इस तरह की आने वाले समय में इस तरह की योजनाओं को बिल्कुल हतोत्साहित कर दें जो कि संवेदनशील पहाड़ के क्षेत्र में बहुत दूर दराज जो बसी हों। दूसरा, और जो रिडक्शन की आप पर मैं बात कर रहे हैं कि इसमें आने वाले समय में इसकी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आने वाली योजनाएं हैं जो वर्तमान है उन पर भी बराबर की चिंता की जाए। और तीसरा बड़ा बात कि देखिए, ग्लोबल फैक्टर को लेकर के तो बड़ी बहस होनी चाहिए, लेकिन लोकल फैक्टर उसको ट्रिगर और भी कर देता है। घटना को कई गुना बढ़ा देने का काम लोकल फैक्टर का भी होता है। और वो लोकल फैक्टर में सफर जो करने वाले तो देश के और राज्य के या गांव के लोग होते हैं, तो क्योंकि वही साइंस ऑफ नेचर, दे ओनली नो साइंस। वो पढ़े लिखे नहीं है, डिग्री नहीं है, पर उन्हें सदियों से सीखा है, अब जो चलता चला गया है, पारंपरिक ज्ञान है उनके पास, उसका इस्तेमाल, उसका फायदा। जानते हैं, पेड़ उनको जानते हैं, वो पेड़ों को जानते हैं, तो वो बर्फ को जानते हैं, ग्लेशियर को जानते हैं। ये उन इलाकों में लोग जाते हैं जिन ग्लेशियर्स की आज हम आप पर मैं चर्चा कर रहे हैं, वहां पे जड़ी बूटी को के लिए जाते हैं लोग, वो तो सब बेहतर अच्छी तरह जानते हैं, और वो संकेत भी दे सकते हैं कि क्योंकि उनका जाना आना होता रहता है, वो संकेत दे सकते हैं कि कोई चीज खराब हो रही है। अच्छी, अब आप जैसे आप वनों की आग के लिए आपने प्रहरी लगाए, वॉचर है, फायर वॉचर कहते हैं आप उनको, आप इसी तरह से ग्लेशियर वॉचर बनाइए, आप बनाइए और उन्हीं को रखिए। और उनसे बड़ा साइंस कौन जानता है? बिल्कुल, ग्लेशियर के बारे में, नदियों के बारे में, या कुछ टूट झील बन रही है। अब हमें इतने समय के बाद पता चल रही कोई झील बन रही। अब सोचिए, तो ये सब चीजें, ये इनका रोजाना आना जाना है। व्यापार करते थे ऊंचे इलाकों के लोग दूसरे देशों से, तो उनके हिस्सा है जीवन का, तो उनको जोड़कर सोचना, और नए विज्ञान जो हमारे हैं उनके साथ मिलकर हम शायद कहीं इस तरह के बेहतरी ला सकते हैं। हिमालय में इतने राज्य हैं, वो अपनी स्थानीय पॉलिसीज है, लेकिन केंद्र जब उन पर चिंता करेगा, केंद्र के सोचने के इस ओर संरक्षण की तरफ उनका जो बनेगा, ये तो सब जानते हैं कि हिमालय न होने के मतलब किसी का न होना है जी। थर्ड पोल कहा जाता है ना दुनिया का। अब 18 देश इससे जुड़े हैं जी। यहाँ पे इस हिमालय से आप दिल्ली, यमुना, गंगा, ये तमाम नदियां, ब्रह्मपुत्र सब जुड़ी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है उस दृष्टि में इसकी विशालता को देखते हुए एक बड़े निर्णय के लिए हमको प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। और एक कोशिश भी की गई थी जो हिमालयी राज्यों ने बैठकें भी की थी पिछले कुछ समय में,
और एक मांग भी रखी गई थी ग्रीन बोनस की, क्योंकि आप यहाँ पर बड़े उस तरह से उद्योग नहीं कर सकते जैसे आप मैदानी क्षेत्रों में कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रकृति को संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी है, तो शायद इस दिशा में भी कुछ सोचना चाहिए। वो कोशिशें रही जी, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ उसी दृष्टि में कि बोनस की डिमांड हमें रखनी चाहिए कि हम इतना पेन लेते हैं, लेकिन हमें ग्रीन बने रहना है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि अब हम ग्रीन नहीं कहलाए जा सकते। जहाँ इतनी आपदाएं हो रही हों, भयभीत रहते हैं लोग, तो इसलिए हमारे दोनों ही पहल होनी चाहिए कि हम ये सब तो कहें हमें बोनस चाहिए, लेकिन हमको शायद ग्रीन बने रहने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। जी, और ये भी हमें समझना पड़ेगा कि जो ये हिमालयी क्षेत्र हैं या मैदानी क्षेत्र हैं, कोई भी जगह, उन जगहों की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। जब हम उसको समझेंगे तब उसके हिसाब से फिर वहाँ पर काम करेंगे। लोगों को भी पता होगा, मतलब चीज़ें सभी सबके नॉलेज में है, लेकिन उसको एक तकनीकी तौर पर और ज़्यादा समझने और उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। एक बड़ा विज्ञानी पहलू है जिसे समझना चाहिए कि आप एक जगह जिसको न समझते हो वहाँ पर आप बहुत पानी इकट्ठा करते हो। जी, ठीक है, पानी तो आ रहा है आपके पास नदियों से, पर आप जिस जगह में इकट्ठा कर रहे हो, आप जियोलॉजिकल स्टडी करते हो, तब सोचते हो कि इसको बनाए, लेकिन भाई उससे बियॉन्ड भी प्रकृति है। तो आपकी जो टोटल हमारे वाटर स्टोर हो रहे हैं उसके अनुसार वहाँ की मिट्टी, वहाँ की धरती, वहाँ का राज्य कितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है कि वो इतनों को बर्दाश्त कर सकता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा बहुत भारी पहलू है। दूसरा पहलू के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग रोज एक शब्द बना है, हमें पता ही नहीं है, हम कैसे मान लें। एक नहीं कई झील होंगी, बन चुकी होंगी, क्योंकि बर्फ पिघल रही है ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं झील बनी हुई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में झील बनी होगी। तो वो भी एक अध्ययन का विषय है कि हम आज ग्लेशियर में, जैसे इस झील की खबर बाद में आई है ना, तो ऐसे ही जब बर्फ पिघल रही होगी तो कहाँ जाएगी, नदियों में तो आएगी, लेकिन अगर कुछ इस तरह का सॉसर स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ इकट्ठी होगी, और जिस दिन वो हल्का होगा फिर वो बाहर पानी आएगा, कुछ ना कुछ तांडव करेगा। इसलिए ये भी एक बड़ा पहलू है कि जब ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए हम बात कर रहे हैं 10 मीटर खिसक गया, 15-20 मीटर खिसक गया, तो कहीं ना कहीं ये पानी एकत्रित भी होगा, वो भी हमारा अध्ययन का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। और जो हादसे का अगर हम सबक देखें, चमोली हादसे का, या हमने केदारनाथ के समय में भी बहुत बात की थी इस पर, तो अब भविष्य में सरकारों को किस दिशा में, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, वो क्या क्या बातें हैं जो ध्यान में रख करके नई नीतियां बनानी चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमको सरकार को चाहिए कि अपने पूरी क्षमताओं का एक नए सिरे से आकलन करें। अगर हम जल ही को माने, ऊर्जा को ही मान लें, तो उसकी तमाम तरह की क्षमताओं का आकलन करें। और जब क्षमताओं का आकलन करें तो पिछले 3 दशकों में जो परिवर्तन आए हैं प्रकृति वाले, उनको हिस्सा बना के रखें, क्योंकि ये आपदा आई इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये गिर जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, ये हिस्सा होना चाहिए हमारा एक क्षमताओं, ये भी क्षमताएं हैं ये जो हमको जाननी चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि आप के पास एक रोड मैप होना चाहिए। आप एक ही नदी में, एक ही गाढ़ गदेरे में न उतरते हुए, आप ठीक उसी तरह से जब हम किसी पुल को बनाते हैं या जब हम किसी बड़े स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो ये मानकर चलते हैं कि उस पर जो दबाव पड़े वो बराबर बंट जाए। तो जब बटेगा तो कई पिलर बनाए जाते हैं, और पिलर के आधार पे इसी तरह को राज्य की जो तमाम जल शक्ति, जल ऊर्जा को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि ये बटी भी रहे, क्योंकि आप एक ही का शोषण करेंगे तो आप दबाव बड़े बना देंगे। तो एक वहां पे जाना चाहिए। और तीसरी बड़ी बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जहां स्थानीय लोग, इनके पास बहुत कुछ है, इनकी समझ है बड़ी गहरी, क्योंकि मैंने घराट के माध्यम से, वाटर मिल के माध्यम से बताया है। उनकी भागीदारी और जितना विकेंद्रित ये अपने जल ऊर्जा को करेंगे, उतने रोजगार खड़े करेंगे स्थानीय, और उतना ही रिस्क भी कम होता चला जाएगा। और जब गांव पैसा कमाएगा, पंचायत कमाएगी, तो वो तमाम उसके जलागमों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी लेगा। तो इस पूरी आने वाली जो हमारी इनसे सबक लेने के बाद खाका होना चाहिए, वो इसी से चारों तरफ घूमना चाहिए। जी,
शुक्रिया अनिल जी, आपने हमसे ये अपनी जानकारियाँ, अपना ये ज्ञान बांटा इसके लिए, और हमारे दर्शकों को ये जो बहुत ज़रूरी जानकारियाँ दी इसके लिए धन्यवाद जी। तो जैसा कि अभी अनिल जोशी जी ने कहा कि गांव के लोगों को, हिमालयी लोगों को शामिल करके, और नए जो हमारे सामने जो ये क्लाइमेट को लेकर जो चुनौतियां हैं, जलवायु परिवर्तन को लेकर चुनौतियां हैं, उसके लिहाज से ही हमें हिमालयी क्षेत्रों के लिए नीति बनानी चाहिए और लोगों को उसमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। हिमालयी लोग ही हैं जो हिमालय का संरक्षण भी करते हैं और हिमालयी आपदाओं को सहते भी हैं। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।